पाकिस्तान के झूठ और दुष्प्रचार से निपटने के लिए गठित 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा, देश के लिए सभी एकजुट, राष्ट्रहित सर्वोपरि। रक्षा राज्य मंत्री ने सीएम को पत्र लिखकर रांची में फुटपाथ दुकानदारों के रोजी रोटी के लिए स्थायी समाधान का किया आग्रह। रविंद्र राय का अस्पतालों के आयुष्मान बकाया भुगतान का अनुरोध। मंत्री सुदीप कुमार ने रांची वुमेन्स कॉलेज को स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने का दोहराया संकल्प। मंत्री योगेंद्र प्रसाद का जन सेवा पर जोर। और पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र से हथियार सहित 3 अपराधी गिरफ्तार। दुमका से 5 साइबर अपराधी पकड़ाए। 11 मोबाइल, 23 सिम और 8 एटीएम कार्ड बरामद। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती देने के लिए देश की राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी हो रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को विश्व के प्रमुख देशों में भेजने का फैसला लिया है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने कहा कि उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। इन प्रतिनिधिमंडलों का उद्देश्य साफ है, आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का साझा संदेश दुनिया तक पहुंचाना। खास बात यह भी है कि इस अभियान में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिससे यह स्पष्ट संकेत जाता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत एकजुट है। इन प्रतिनिधिमंडलों का दौरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों और अन्य प्रमुख सहयोगी देशों में इस महीने के अंत तक होगा। प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने वाले सांसद में शशि थरूर कांग्रेस के, रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के, संजय कुमार झा जनता दल यूनाइटेड के, बैजयंत पांडा भारतीय जनता पार्टी के, कनिमोझी करुणानिधि द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी कि डीएमके की, सुप्रिया सुळे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की और श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना का नाम शामिल है। राजनीतिक दुनिया से ये 7 बड़े और जाने माने नाम भले ही अलग अलग राजनीतिक दलों के हैं, लेकिन ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की प्रतिबद्धता को पुरजोर तरीके से दुनिया के सामने रखेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। और एक हमारे प्रधानमंत्री की बहुत विशेष सोच है जो बताना ज़रूरी है कि जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को देखा। साथ ही रणनीति का भी इसमें बेहतरीन इस्तेमाल हुआ, जिससे पाकिस्तान के छक्के छूट गए। भारतीय सेना की सूझबूझ और रणनीति ने दुश्मन देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत ने अपने शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल को कवर करने के लिए डमी विमानों का सहारा लिया था, जिससे पाकिस्तान चकमा खा गया। भारत ने अपनी शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल को कवर करने के लिए डमी विमान का सहारा लिया, जिससे पाकिस्तान चकमा खा गया और भारत ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। भारत आतंकवादियों के एक के बाद एक ठिकानों को नष्ट करता गया और पाकिस्तानी वायुसेना देखती रह गई। पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसे भारत के इन डमी जेट्स को दुश्मन ने असली फाइटर प्लेन समझ लिया और अपना रेडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। इंडियन एयरफोर्स को इसी का इंतजार था। वायुसेना को पाकिस्तान की कीमती मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ठिकाने का पता लग गया था। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइलों से प्रलय शुरू कर दिया। डमी एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को काफी देर तक एंगेज रखा।
पाकिस्तान वायुसेना ने अपने HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लॉन्चर और रेडारों को पूरे सेट को विभिन्न स्थानों पर तैनात कर रखा था। जैसे ही ये सक्रिय हुए, भारतीय सेना को उनकी लोकेशन मिल गई। इसी समय भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। भारत के एक्शन में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए। इधर देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के जवानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा जारी है। तिरंगा यात्रा में शामिल लोग देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत नजर आए और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक बताया। भाजपा अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा सहित जिले के सभी भाजपा विधायक सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, व्यापारी और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। रमना पार्क से शुरू हुई तिरंगा यात्रा पूरे नगर में भ्रमण करती हुई वीर विनय चौराहे पर अमर शहीद वीर विनय के प्रतिमा के समक्ष देश की एकता एवं अखंडता के संकल्प के साथ समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि सेना के जवानों की वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यात्रा में शामिल महिलाओं ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने सभी भारतीय लोगों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सैनिकों के सम्मान में जम्मू कश्मीर के डोडा में भी महिलाओं ने तिरंगा रैली में भाग लिया। लोगों ने इंडियन आर्मी और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। तिरंगा रैली के जरिए डोडा के स्थानीय लोगों ने देश के वीर जवानों की गरिमा, शौर्य और पराक्रम को सलाम किया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संगठन, छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स और पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। और गुजरात के अहमदाबाद में भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के अदम्य साहस के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का नेतृत्व किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य कैबिनेट द्वारा पारित नई शराब नीति पर आज प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक व्यक्ति एक लाइसेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। श्री मरांडी ने यह भी कहा कि अधिसूचित एरिया में दुकान का आवंटन सिर्फ अनुसूचित जनजाति परिवार के सदस्यों को ही हो, इसे सरकार सुनिश्चित करे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शराब दुकानों की नीलामी में अगर सरकार इन सुझावों पर अमल नहीं करती है तो पार्टी आंदोलन को विवश होगी। शेड्यूल एरिया में आबादी के प्रोपोर्शनेट एसटी को ही दुकानें मिलना चाहिए। आबादी के प्रोपोर्शनेट ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एक तो दुकान की वो नीलामी करे, अच्छी बात है। एक व्यक्ति एक दुकान, यही होना चाहिए। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर वास्तव में राज्य सरकार चाहती है यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने रांची के मोरहाबादी में फुटपाथ दुकानदारों पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। श्री सेठ ने कहा कि दुकानदारों के साथ बर्बरता गलत है। उन्होंने कहा कि यह सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी की बात है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद ने ऐसे परिवारों के रोजी रोटी के लिए मुख्यमंत्री से स्थायी समाधान के लिए पहल करने का आग्रह किया। इधर भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने अस्पतालों के आयुष्मान भारत योजना के तहत बकाया भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। श्री राय ने कहा कि आयुष्मान योजना द्वारा हर दिन हजारों गरीब मरीजों की जीवन रक्षा होती है, मगर पिछले करीब एक साल से 187 निजी और 26 सरकारी अस्पतालों के करोड़ों रुपए बकाये होने के कारण अब राज्य में आयुष्मान योजना के तहत इलाज में बाधा पैदा हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अस्पतालों को इस योजना के बकाये का भुगतान करने के लिए पहल का आग्रह किया ताकि गरीबों को हो रही परेशानी से मुक्ति मिले। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार ने आज राजधानी रांची स्थित रांची वुमेन्स कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सरकार इस कॉलेज को स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत है।
उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य यहां अध्ययनरत सभी छात्राओं को आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्टल और उन्नत आधारभूत संरचना प्रदान करना है। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तकरीबन 46 लाख रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर परिसर स्थित खेल मैदान और मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। मौके पर भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। यहाँ पे जो चिल्ड्रंस पार्क है वहाँ में झूलों का मरम्मतीकरण, यहाँ पे फाउंटेन का मरम्मतीकरण, बाउंड्री वॉल का जो है मरम्मतीकरण और उसके ऊपर जो तार वाला जो वो लगता है फेंसिंग बोलते हैं उसको लगवाना, और साथ में और भी जो वॉल में जो पेंटिंग्स होती हैं वो सभी चीज़ों को जो है यहाँ पे किया गया है। और नवनिर्मित जो है शौचालय का भी यहाँ आवश्यकता था, क्योंकि वो बहुत ही पहले जो पुराना शौचालय था बहुत ही जर्जर हो चुका था। तो यहाँ पे एक शौचालय जो जितने भी जनता यहाँ पे आते हैं या पार्क में हो या फिर यहाँ पे सूर्य मंदिर प्रांगण, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सभी समस्याओं को देखते हुए यहाँ पे इस योजनाओं का शिलान्यास आज किया गया है। पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद से आज कई लोगों ने उनके रांची स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान वे जन समस्याओं से अवगत हुए और तत्काल संबंधित विभाग के अधिकारियों को जनता की हर परेशानी को दूर करने के निर्देश दिए। श्री प्रसाद ने फिर दोहराया कि वे जनसेवा और जनता के सहयोग से सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने JPSC मेंस का परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। कल भी प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा की थी। राज्यपाल से मुलाकात के बाद देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि राज्यपाल ने इस मुद्दे पर आयोग से बातचीत की है। आयोग ने इस महीने परिणाम जारी करने का आश्वासन दिया है। श्री महतो ने कहा कि यदि मई महीने में परीक्षा परिणाम जारी नहीं किए जाते हैं तो अगले महीने जून में राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। कल ही ऐलान कर दिया था कि मई महीना तक का अल्टीमेटम है, पत्थर का लकीर है, इसके बाद एक दिन भी नहीं देंगे। अगर मई तक में JPSC रिजल्ट प्रकाशन नहीं होती है तो जून का महीना को आंदोलन के महीना के नाम से इतिहास में याद रखा जाएगा। लोहरदगा ने आज धूमधाम से 42वां जिला स्थापना दिवस मनाया। इस उपलक्ष्य में समाहरणालय मैदान में विकास मेला का भी आयोजन हुआ। जिला की आधारशिला 17 मई 1983 में रखी गई थी, जिसने अपने 41 वर्षों का सफर तय कर लिया है। जिले का 42वां स्थापना दिवस समारोह समाहरणालय परिसर में विकास मेले के आयोजन के साथ पूरे धूमधाम से मनाया गया। विकास मेला में योजनाओं से संबंधित 25 स्टॉल लगाए गए और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। उपायुक्त वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने जिलावासियों को स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। सभी लोहरदगा वासियों को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ में यही इच्छा व्यक्त करना चाहता हूँ कि ऐसे ही उत्तरोत्तर प्रगति की ओर हम लोग हमारा जिला आगे बढ़ता चला जाए। लोहरदगा जिला स्थापना दिवस समारोह के दौरान 10वीं और 12वीं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जामा ने कहा कि जिले में नक्सलवाद की समस्या लगभग समाप्त हो चुकी है। जो नक्सल की समस्या इस जिले में थी वो लगभग समाप्त हो गई है। यहाँ पर बेहतर लॉ एंड ऑर्डर देने का प्रयास किया जा रहा है। जिले में सुख शांति है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग इसको पूरी तरीके से स्थापित करेंगे, नक्सल को पूर्णतः खत्म करेंगे और विकास की नई आधारशिलाएं हम लोग यहाँ पर स्थापित कर जिले का नाम पूरे राज्य में और देश में रोशन करेंगे। लोहरदगा आदिवासी बहुल जिला है और यहाँ बॉक्साइट होने के कारण इसे बॉक्साइट नगरी के रूप में पहचान मिली है। वर्तमान समय में यहाँ के लोग नित नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं और लोहरदगा जिला तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है। DD न्यूज़ के लिए लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट।
पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देसी कट्टा, कारतूस, स्मार्टफोन और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। लौहनगरी जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में आज दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने एक महिला से सोने की चेन छीन ली। घटना को अंजाम देने के बाद वे फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रयासरत है। स्थानीय लोगों ने लौहनगरी में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि पर चिंता जताई है। सुमन मेमोरियल के जो पीछे वाला रोड है वहाँ पे 2 लड़के थे। एक तो आगे बाइक में वेट कर रहा था पहले से, तो उसका तो पता नहीं चला, लेकिन जो पीछे से आकर के वो टाना और फिर वो बाइक वाला उसके पास गया और वो बैठ करके वहाँ से फिर चला गया। इस तरह के काम करने वाले लोग हैं, क्रिमिनल हैं, छिनतई करने वाले लोग हैं, उनके मन से भय खत्म हो गया है। प्रशासन का डर नाम का कोई चीज ही नहीं रह गया है। इधर सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के ही बारीडी वर्कर्स फ्लैट में अपराधियों ने भीषण डाका डाला है। बताया जा रहा है कि ये घर के लोग उड़ीसा गए हुए थे। इसी क्रम में चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए मूल्य के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर लिए। पड़ोसी ने जब दरवाज़ा टूटा देखा तब इस घटना का खुलासा हुआ। पुलिस अनुसंधान में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शाम को आए थे 6 बजे, तो यहाँ आकर जब पहुँचे तो ताला तो ऐसे ही टूटा हुआ था यहाँ पर। तो हम लोग जब अंदर जाकर देखे तो सब बिखरा हुआ था, अलमारी का सामान सब। लगभग मेरा 3-4 लाख का सोना चोरी हुआ है। और क्या सामान? सोना चांदी मिला के पूरा 4 लाख होगा। हम बाहर निकल करके भी देखे कि वो लोग आए हुए हैं और वो लोग अंदर आए करके, ठीक है। यही गलती हुआ कि हम लोग उन लोगों के साथ में बस नहीं है, देखे कि वो लोग अंदर घुस गए। आंटी भी उनको चाबी दी और वो भी चले गए। उसके बाद आंटी का कहना है कि वो 5 मिनट बाद ही फिर चाबी वो लोग वापस भी कर दिए। बस इतना ही है। फिर शाम में जब मेरे चाचा चाची अंदर आए वो लोग देखे कि ऐसा ऐसा यहाँ पे। दुमका में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तालझारी थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग हेडतीन घरा स्थित जंगल के बीच साइबर ठगी के लिए जुटे थे। पुलिस ने इनके पास से 11 मोबाइल, 23 सिम और 8 एटीएम कार्ड बरामद किया है। सभी अपराधियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गदरा बाजार स्थित एक पूजा सामग्री की दुकान में कल देर शाम अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें बढ़ती चली गई और दूसरी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि आग की सूचना देने के बावजूद अग्निशमन विभाग का दस्ता विलंब से पहुंचा, तब तक पूरी दुकान जलकर खाक हो गई थी। दुकानदारों ने विभाग की कार्यशैली पर काफी नाराजगी जताई है। साक्षी से यहाँ आने में तो टाइम लगेगा भैया, रोड भी खराब है। अब क्या किया, कैसे हम अनुमान बताएं उसमें कितना का हुआ है? फिर भी 2 से ऊपर है, 2 करोड़ से ऊपर का है। यहाँ पर पूरा सीजन आइटम था, जैसे होली का हो गया, दिवाली का हो गया, राखी का हो गया, विश्वकर्मा पूजा, गणेश पूजा, सब पूजा आइटम ही है। दूध देने से वंचित हो चुके गोवंशों के संरक्षण के उद्देश्य को पूरा करते हुए कोडरमा के सतगावा प्रखंड में गोबर शिल्प के जरिए महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। गोबर शिल्प से तैयार किए गए उत्पाद धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूरी तरह से शुद्ध होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी हैं। कोडरमा की सतगावा के भखरा स्थित पहलवान आश्रम में राष्ट्रीय झारखंड सेवा संस्थान के बैनर तले बड़े पैमाने पर गाय के गोबर एवं लकड़ियों के बुरादे से दीपक और कप, धूप, अगरबत्ती का निर्माण किया जा रहा है। शुद्ध और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन उत्पादों का बाजार में अच्छी मांग है। कप, धूप, अगरबत्ती के निर्माण से लेकर पैकेजिंग तक की जिम्मेदारी महिलाएं संभाल रही हैं। एक दिन में एक महिला 15 से 18 केजी गोबर तैयार करती है। संस्थान के सचिव मनोज दांगी ने बताया कि अमूमन जो गाय दूध देना बंद कर देती हैं, स्वार्थवश ऐसे गोवंशों को लोग अपनों से दूर कर देते हैं। कई बार चंद पैसों के लिए ऐसे गोवंशों को लोग कसाई खाने तक भेज देते हैं। ऐसे में उनके द्वारा शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट गौवंश के संरक्षण की दिशा में
कारगर साबित हो सकता है। जो पशु बूढ़े हो जाते हैं उन्हें लोग रोड पर छोड़ देते हैं मरने के लिए या बूचड़खाना भेज दिया जाता है। वैसे पशु के बारे में हम इस गोबर क्राफ्ट से सभी को ये संवाद देना चाहते हैं कि जितना अधिक आप दूध से कमा सकते हैं उससे कई एक गुना गोबर और गौमूत्र से कमा सकते हैं। इस संस्था की टीम ने गुजरात से गोबर क्राफ्ट की ट्रेनिंग लेकर सतगावा स्थित संस्थान के कार्यालय में छोटे पैमाने पर उत्पाद तैयार करने की शुरुआत की थी। करीब 15 महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दी गई। फिलहाल यहाँ गोबर के दीप और कप, धूप, अगरबत्ती का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले दिनों में गोबर क्राफ्ट के तहत मोमेंटो, मूर्ति और पेंट भी तैयार करने की योजना है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। धूप कप, दीपक, इसके बाद मोमेंटो, धूप मूर्ति, उसके बाद पेंट, जो इसका प्रोडक्ट हो सकेगा जिससे देसी गाय का गोबर का महत्व लोग समझ सकें, इसको समझाने के लिए हम आगे बढ़े हैं और इसके माध्यम से इलाके के बहनों को रोजगार से भी जोड़ सकें। गोबर शिल्प को एक बेहतर व्यवसाय के रूप में भी अपनाया जा सकता है। जानकारों की माने तो जितनी आमदनी गाय के दूध से नहीं हो सकती, उससे कहीं अधिक आमदनी गाय के गोबर से अन्य तरह के उत्पाद तैयार कर किया जा सकता है। इससे न सिर्फ पर्यावरण शुद्ध रहेगा बल्कि गोवंशों की उम्र के परे उनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी। डीडी न्यूज के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। रांची में अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों का आज गृह प्रवेश हुआ। रांची के नगड़ी प्रखंड अंतर्गत हरहरी गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री खुद मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सांकेतिक रूप से चाबी सौंपकर लाभुकों का गृह प्रवेश कराया। उन्होंने बताया कि आज जिले में कुल 3,533 लाभार्थियों का गृह प्रवेश हुआ है। उपायुक्त ने भरोसा जताया है कि अबुआ आवास योजना के लक्ष्य को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। गृह प्रवेश करने वाले लोग इस दौरान काफी खुश नजर आए। अबुआ आवास योजना जो है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने 3,533 आवासों को, लाभुकों को हम लोगों ने गृह प्रवेश कराए और जो बचे हुए लाभुक हैं उन सभी लोगों से भी हम लोगों ने अनुरोध किए हैं कि कम समय में उसको भी संपूर्ण करें ताकि हम लोग सभी घरों पे गृह प्रवेश कराएं। तो ऐसा में तो अच्छा लगा है ये व्यवस्था है। तो पहले इससे पहले लाभुक तुमको नहीं मिला था, इससे पहले मिट्टी के घर में रहते थे, उसके बाद में अभी मिला तभी बनाए तभी इसी में रह रहे हैं। अच्छा लगा ये योजना कि आज चाबी मिली है और हम लोग का कच्चा मकान था और माननीय हेमंत सोरेन के अगुवाई में उनका योगदान रहा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। राज्य हज समिति के चेयरमैन मंत्री इरफान अंसारी ने रांची के कटरू स्थित हज हाउस में हज यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने हज यात्रियों के लिए सभी मूलभूत सुविधाओं और बेहतर व्यवस्था पर जोर दिया। श्री अंसारी ने बताया कि वे खुद 24 से 28 मई तक अपनी देखरेख में हज यात्रियों को रवाना करेंगे। इस वर्ष झारखंड से लगभग 1300 यात्री हज पर जा रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी ने रांची नेपाल हाउस स्थित कार्यालय कक्ष में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए और समाधान का भरोसा दिया। पलामू में पुलिस ने तरहसी किशनपुर रोड पर सुखरू पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अपराधी को पकड़ा है। उसकी निशानदेही पर 2 बाइक बरामद की गई है। पलामू मेदिनीनगर महिला पुलिस द्वारा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्राओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। साथ ही सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग के दुष्परिणामों के बारे में भी बताया गया। कोडरमा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कनक कुमारी तिर्की ने मरकुच्चू प्रखंड अंतर्गत चयनित 50 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में से 12 केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान उन्होंने आधारभूत सुविधाओं का विशेष रूप से निरीक्षण किया। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने चौकीदार नियुक्ति, शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने परीक्षा को कदाचार मुक्त और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने पर जोर दिया। खूंटी नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 218 महिलाओं को सिलाई मशीन, 24 विद्यार्थियों को साइकिल और 13 नव चयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मौके पर जिले के उपायुक्त ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन
आजीविका संवर्धन तथा स्वरोजगार को लेकर प्रतिबद्ध है। धनबाद में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने समाज कल्याण अंतर्गत निदेशालय स्तर से प्राप्त निर्देश के आलोक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में योजनाओं की प्रगति तथा आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण, आधारभूत संरचना एवं मरम्मति जैसे विषयों पर चर्चा हुई। सांसद डुल्लू महतो चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तेतुलिया में आयोजित चड़क पूजा भोक्ता पर्व में शामिल हुए और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमारे 4 खूंटा पुरखा और चटा संस्कृति की जीवंत पहचान है, जो गांव की एकता, परंपरा और श्रद्धा का प्रतीक है। इस अवसर पर श्री महतो ने लोक कलाकार बादल पाल को सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बाउरी भी मौजूद थे। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने विश्व दूरसंचार दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि दूरसंचार प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को एक नया आयाम दिया है। साहिबगंज उपायुक्त ने बाल श्रमिक उन्मूलन समिति, जिला टास्क फोर्स तथा बंधुआ निगरानी समिति की संयुक्त बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया। पूर्वी सिंहभूम में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित डेंगू टास्क फोर्स की बैठक में बहुस्तरीय समन्वय और ठोस कार्य योजना पर बल दिया। उप विकास आयुक्त ने डेंगू की रोकथाम को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश भी दिए। मौसम। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। आज जहां पूर्वी इलाकों में उमस भरी गर्मी के हालात रहे, वहीं रांची और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद बारिश भी हुई। राज्य में 23 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। आंधी और वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। 24 घंटे के बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। भारत के नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 90.23 मीटर भाला फेंक कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस प्रतियोगिता में हालांकि वे दूसरे स्थान पर रहे। और भारतीय जैवलिन स्टार नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर का बैरियर पार कर लिया है। दोहा डायमंड लीग 2025 में मेंस जैवलिन थ्रो स्पर्धा में 90 मीटर थ्रो कर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने यह उपलब्धि टूर्नामेंट में अपने तीसरे थ्रो में 90.23 मीटर भाला फेंककर हासिल की। इस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत के एथलेटिक्स पोस्टर बॉय नीरज चोपड़ा किशोर जेना के साथ दोहा डायमंड लीग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नीरज ने तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर का बेस्ट थ्रो किया। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा के साथ साथ भारत की ओर से गुलवीर सिंह मेंस की 5000 मीटर में और पारुल चौधरी महिलाओं की 3000 मीटर स्टेपचेस स्पर्धा में हिस्सा ले रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के झूठ और दुष्प्रचार से निपटने के लिए गठित 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा, देश के लिए सभी एकजुट, राष्ट्रहित सर्वोपरि। रक्षा राज्य मंत्री ने सीएम को पत्र लिखकर रांची में फुटपाथ दुकानदारों के रोजी रोटी के लिए स्थायी समाधान का किया आग्रह। रविंद्र राय का अस्पतालों के आयुष्मान बकाया भुगतान का अनुरोध। मंत्री सुदीव्य कुमार ने रांची वुमेन्स कॉलेज को स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने का दोहराया संकल्प। मंत्री योगेंद्र प्रसाद का जन सेवा पर जोर। और पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र से हथियार सहित 3 अपराधी गिरफ्तार। दुमका से 5 साइबर अपराधी पकड़ाए। 11 मोबाइल, 23 सिम और 8 एटीएम कार्ड बरामद।